All of you. Today we will discuss ethical views. से इथिक्स बनता है, मॉरलिटी वो सब्जेक्ट वाइज डिफर करते हैं। साइंस के लिए अलग होता है, रिसर्च के लिए अलग होता है, मेडिकल साइंस के लिए अलग होता है ना। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज को क्यों डिस्कस करेंगे कि कितने थ्योरीज होते हैं। पहले के क्लास में जैसा कि हम लोगों ने बताया है, हम लोग डिस्कस किए हैं कि इथिक्स जो होते हैं वो मॉरलिटी पे डिपेंड करते हैं, और मॉरलिटी जो होता है वो इंडिविजुअल थिंकिंग होता है, इंडिविजुअल ओरिएंटेशन होता है ना। तो मेजोरिटी ऑफ द जो मॉरलिटी होता है उसके सम टोटल करने के बाद जो कंक्लूजन निकल के आता है वो होता है इथिक्स। तो हम लोग इथिक्स के बाद पढ़ेंगे इथिकल थ्योरीज और कितने टाइप्स के थ्योरीज होते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं। क्या सारे थ्योरीज जो होते हैं क्या वो अप्लीकेबल होते हैं या सेलेक्टिव अप्लीकेबल होते हैं, वो हम लोगों को खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारे साइंस के लिए, जैसे कि इथिकल रिसर्च में कैसे यूज होगा, वो हमें जानने की जरूरत है। तो सेकेंड चीज जो है वो है कि थ्योरी थ्योरी ऑलवेज हेल्प्स इन केस स्टडी। ठीक है, थ्योरीज ऑलवेज हेल्प्स इन केस स्टडी। थ्योरी जो कि कैसे केस को स्टडी करता है, जो थ्योरीज हमें हेल्प करता है कि किस चीज में जो है ना कि जाना है और किस चीज को नहीं करना है। तो ये थ्योरी प्रोवाइड द पास्ट ऑफ डिसीजन पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग फाउंडेशन। इस थ्योरी एम्फेसाइज ए डिफरेंट डिसीजन मेकिंग स्टाइल। अलग अलग थ्योरी का अलग अलग डिसीजन होता है। एथिक्स आर प्रिंसिपल एंड गाइडलाइंस। एथिक्स आर क्या है? प्रिंसिपल और गाइडलाइंस दैट हेल्प्स टू अस टू होल्ड द थिंग्स ऑफ वैल्यू, कि किस वैल्यू को हम लोग जो है करने जा रहे हैं और उसमें कौन सा थ्योरी लगेगा। तो ये टोटल चीज जो है ये हमें थ्योरी के अकॉर्डिंग चलना है। तो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी हमें मिलेंगे और हम उसको डिस्कस करेंगे। जैसे है कि हमारे सामने जो है कि आप लोग को स्लाइड पे दिख रहा होगा टाइप्स ऑफ इथिकल थ्योरी। तीन तरह का इथिकल थ्योरीज होते हैं, है ना। वर्च्यू इथिक्स, कंडक्ट इथिक्स, राइट बेस्ड इथिक्स। वर्च्यू इथिक्स क्या है? वर्च्यू इथिक्स आप मतलब जो वर्क कर रहे हैं आप उसका क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे डिसाइड करेंगे कि ये गुड वैल्यू का वर्क है, ये बैड वैल्यू वर्क है। तो इसके लिए आपको जो है वर्च्यू कहता है। अगर तो वर्च्यू इथिक्स क्या है? योर कंडक्ट एक्शन इज इथिकल इफ योर फोकस ऑन वर्च्यू, मतलब जो है गुड वैल्यू पे होना चाहिए। अगर आपका कंडक्ट और एथिकल एक्शन जो है, कंडक्ट मतलब जो काम करते हैं वो इथिकल है या नहीं है, ये आपके गुड वैल्यू पे डिपेंड करेगा, है ना। अगर आपका वैल्यू गुड है तो ये इथिकल माना जाएगा। तो गुड वैल्यू को जो वर्च्यू इथिक्स को थ्री थिंकर ने एक्सप्लेन किया है। पहला है प्लेटो, दूसरा है एरिस्टोटल और थर्ड है सुकरात। तो अकॉर्डिंग टू जो प्लेटो है, प्लेटो के अकॉर्डिंग जो वर्च्यू इथिक्स है वो इस चीज को कहता है कि प्लेटो को कहना है कि गुड वैल्यू जो है वो चार पैरामीटर होना चाहिए उसमें। विजडम होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, और करेज होना चाहिए, और टेम्परेंस होना चाहिए। विजडम का क्या मतलब है कि वो व्यक्ति जो है एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि ठीक है बुद्धिजीवी है और नॉलेज है, एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन दोनों चीज होना चाहिए। वक्त के साथ जो कहता है ना कि एक्सपीरियंस जो होता है बहुत बड़ा वर्क काम करता है, तो वो चीज होता है। विजडम भी होना चाहिए। विजडम का मतलब क्या? एक्सपीरियंस और नॉलेज होना चाहिए। जस्टिस क्या होना चाहिए? कि उसमें फेयर ट्रीटमेंट करने का ये होना चाहिए, बायसनेस नहीं करना चाहिए, इक्वली ट्रीट करे। हाँ, जैसे कि सपोज दैट आप पकड़ लीजिए इसको इस तरह से कि कोई रिसर्च पेपर आपने किसी जर्नल में सबमिट किया, ठीक है, और मान लीजिए कि वो जर्नल वाले से आपकी कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ये है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो आपको जो है कि उसको रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन इस तरह का नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये है जस्टिस की, फेयर होना चाहिए, ब्रेवरी होना चाहिए। जो सही है उसको सही बोलिए, जो गलत है उसको गलत। टेम्परेंस का मतलब है सेल्फ कंट्रोल। आपको सेल्फ कंट्रोलिंग होना है, कहीं ओवर एक्सप्रेशन, कहीं लेस एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, है ना। ये कहना है कि अगर ये चार पैरामीटर किसी व्यक्ति में है तो उसके द्वारा किया गया कंडक्ट, उसके द्वारा किया गया एक्शन, किया गया काम जो है वो गुड वैल्यू कहलाएगा। ठीक है।
सेकंड जो है एरिस्टोटल का कहना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब उनका कहना है कि जो मीन अप्रोच है, गोल्डन मीन अप्रोच, मतलब बीच का होना चाहिए, नॉट गेटिंग एक्सट्रीम डिसीजन, यस और नो, जब कोई एस कह दिया तो चलो एस हो गया, नो कह दिया तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर आपको सपोज दैट आपने किसी पेपर को सबमिट किया किसी जर्नल में, और उस जर्नल में आपको माइनर करेक्शन आते हैं, तो क्या है कि वो रिजेक्ट कर देता है, तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल वो गलत है ना। तो उनका कहना है कि अगर करेक्शन है तो आप मौका दीजिए सामने वाले को, जो ऑथर है उनको मौका दीजिए, वो करेक्ट करके फिर आपको देगा, है ना। तो ये मीन अप्रोच है कि आप उसको टाइम दे रहे हैं कि आप इसको ठीक करके, ऐसा नहीं कि यस हाँ आपका पूरा सही है तो एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज आप हम इसको रिजेक्ट करेंगे, इस तरह से। तो कोई भी एक्सट्रीम डिसीजन नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। इस तरह से एरिस्टोटल ने वर्च्यू एथिक्स को एक्सप्लेन किया। अब सुकरात के अनुसार क्या है कि जो भी नॉलेजेबल व्यक्ति है ना, जो भी नॉलेजेबल व्यक्ति है और उसके द्वारा किया गया कंडक्ट जो है ना, वो जो है क्या होगा, इथिकल होगा। लेकिन ये सब जो तीनों ये है मतलब थिंकर है, तो इसी के बेसिस पे हम डिसीजन नहीं लेते हैं। हमने क्या बोला, थ्योरीज जो होते हैं वो अलग अलग पर्सन का अपना व्यू है, तो कहाँ फिट होगा ये हमें एनालिसिस करना होगा, ये हमें सोचना होगा। ऐसा नहीं है कि नॉलेजेबल व्यक्ति हमेशा सही काम ही नहीं करता है ना। तो इस तरह से हमको सोचना होगा कि कहाँ पे किसका यूज करना है। तो हम लोग इसको केस स्टडी, इसलिए जो थ्योरी जो होते हैं वो केस स्टडीज में हमें हेल्प करते हैं। जो बिटवीन लाइन है कि यस और नो, जो डायलेमा है उसको हमें क्लियरिफाई करता है कि जो है कि वो हम यस कहें इस प्रिंसिपल को, नो कहें। तो इसलिए जो है इथिकल थ्योरी जो है रिसर्च एथिक्स में हम लोग इसको देखते हैं ना। जो सेकेंड एथिक्स है वो कंडक्ट एथिक्स है ना। वो है कंडक्ट एथिक्स जो है बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। वो है टू पार्ट्स, क्या है, एक है टेलोलॉजिकल और है डेंटोलॉजिकल। टेलोलॉजिकल जो होता है वो फोकस करता है एंड पे, जो आपका एंड है उस पे फोकस करता है। अब एंड क्या कि आप कोई सपोज दैट कि आप कोई एग्जाम देते हैं, तो आप कैसे पढ़े नहीं पढ़े ये मैटर नहीं करता, बट उसका रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए। बट टेलोलॉजिकल सॉरी डेंटोलॉजिकल में क्या है कि आपको ये देखना है कि आप पास कर रहे हैं फेल कर रहे हैं उससे मतलब नहीं, उसका मीन्स जो उसका जो वो है क्या कहते हैं प्रोसेस है वो सही होना चाहिए, प्रोसेस गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रोसेस गलत नहीं होना चाहिए, है ना। तो प्रोसेस सही होना चाहिए, ये डेंटोलॉजिकल में। इसको और भी एलाबोरेट हम आगे चल के देखें। तो टेलोलॉजिकल जो है वो थ्री कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। एक है यूटिलिटेरियन, दूसरा हेडोनिज्म और तीसरा है इगोनिज्म। ठीक है, यूटिलिटेरियन क्या है, एक्चुअली यूटिलिटेरियन टर्म जो है वो जो है बेंथम ने दिया था। यूटिलिटेरियन थ्योरी जो है वो कहता है कि ग्रेट हैप्पीनेस फॉर ग्रेट नंबर, है ना। यूटिलिटेरियन थ्योरी क्या कहता है, ग्रेट हैप्पीनेस, ग्रेट नंबर फॉर ग्रेट, सॉरी ग्रेट हैप्पीनेस फॉर ग्रेट नंबर, है ना। उसी को शॉर्ट में जी एच और जी एन लिखे हैं। ठीक है, कंडक्ट इसमें क्या होता है यूटिलिटेरियन में कि आप जो है मेजोरिटी जिसमें हैप्पी हो उस वर्क को हम लोग इथिकल मानते हैं। तो इसको क्या कह सकते हैं, इट्स लुक लाइक द डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम लोग वोटिंग करते हैं और जिसका ज्यादा वोट होता है वो जीत जाता है ना, और उसको आगे फर्दर जो प्रोसेस वो करता है। तो ये यूटिलिटेरियन थ्योरी जो है वो मेजोरिटी को फोकस करता है। ठीक है, लेकिन इसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या है, जैसे कि आप लोगों को पता है मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग में क्या होता है कि एक सिंगल व्यक्ति को जो है मेजर जो भीड़ होता है वो या तो पीटता है या दबोचता है या जो भी करता है, तो वो क्या है, क्या उसमें क्या मेजोरिटी तो खुश हो रहा है, लेकिन क्या है कि एक सिंगल व्यक्ति को तो हार्म हो रहा है। तो ये इसका निगेटिव इम्पैक्ट है। तो ये इवेलुएट करना हम लोगों का काम है कि ये थ्योरी कहाँ फिट हो रहा है। तो इटलिटेरियन थ्योरी जो होता है वो इस तरह का होता है। हेडोनिज्म क्या है, हेडोनिज्म क्या है, व्हेन योर कंडक्ट और एक्शन इंक्रीज योर प्लेजर या हैप्पीनेस, दैट
देन दैट कंडक्ट इज इथिकल। अगर आपको जिस काम को करने से खुशी मिलती है ना, आप हैप्पी फील करते हैं, उसको क्या कहते हैं, हेडोनिज्म कहते हैं, है ना। जैसे कि स्टूडेंट को क्या है, जनरली सोने में बहुत मजा आता है, लेट तक सोते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये उसका क्या कहलाता है, वो हेडोनिज्म थ्योरी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। इगोनिज्म क्या है, इगोनिज्म क्या है, योर कंडक्ट और एक्शन इज इथिकल इफ यू फोकस ऑन सेल्फ इंटरेस्ट। आप अगर अर्ली जगते हैं, पढ़ते हैं, तो ये आपका इंटरेस्ट है, ये इगोनिज्म में आ जाता है। तो डिफरेंस इसमें यही है। डिफरेंस क्या है हेडोनिज्म और इगोनिज्म में। अगर आप लेट उठते हैं और आपके उसके लेट उठने के कारण कोई मीटिंग अगर आपका अरेंज है और वो मिस हो जाती, आपको खुशी तो मिली, आपको ज़्यादा सोने से आपको खुशी तो मिली, लेकिन क्या आपका मीटिंग मिस हो गया। मीटिंग मिस हो गया तो क्या है, आपको हो सकता है आपको बॉस आपको शो कॉज दे सकता है, आपको सवाल पूछ सकता है, या आपको प्रमोशन नहीं दे सकता। लेकिन अगर आप जल्दी जगते हैं और मीटिंग को अटेंड करते हैं, तो जो मीटिंग से होने वाले बेनिफिट हैं वो आपको मिलते हैं। मतलब क्या है, आप सेल्फ इंटरेस्ट को जो है फोकस करते हैं, नहीं हमारे लिए क्या ज़रूरी है, प्लेजर से भी ज़्यादा क्या ज़रूरी है, तो वो हमारा आता है किसमें, वो आता है हमारा ईगोनिज्म में। ना डेंटोलॉजिकल और टेलोलॉजिकल का जैसे हमने बताया, तो उसी को एग्जांपल के थ्रू से यहाँ बताने का कोशिश कर रहे हैं हम। तो डेंटोलॉजिकल क्या है, ये प्रोसेस पे फोकस करता है। जैसे कि हमारे गांधी जी कहते हैं कि कर्म करो, नहीं गांधी जी गीता में कहा गया है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, है ना। तो ये हमारा डेंटोलॉजिकल थॉट्स है। इसमें क्या है, आप जिसको एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, अगर आप पेट का के लिए पढ़ रहे हैं और क्लियर कर लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, तब भी ये डेंटोलॉजिकल में आता है ना। और ये टेलोलॉजिकल में भी आता है ना। आपने पढ़ा और आप पास कर गए, ये तो अच्छी बात है। लेकिन आपने अगर चीट किया, पैट एग्जाम में आपने चीट किया और आपने फिर भी पैट पास कर गया, तो अकॉर्डिंग टू डेंटोलॉजिकल ये इथिकल वर्क नहीं होगा। समझ रहे हैं? Sorry। तो चीटिंग किया आपने पेट एग्जाम में और आप पेट क्लियर कर लिए, अकॉर्डिंग टू डेंटोलॉजिकल फोकस, सॉरी डेंटोलॉजिकल, ये जो है आपका इथिकल वर्क नहीं होगा। बट अकॉर्डिंग टू टेलोलॉजिकल ये आपका क्या है, इथिकल वर्क हो कहलाएगा। लेकिन आप अगर चीटिंग किए और फेल्ड भी हो गए, है ना, तो ये आपका, सॉरी यहाँ पे चीटिंग नहीं होगा। ये थर्ड में देखिए, थर्ड में जो है वो चीटिंग नहीं, आपने पढ़ा और फेल कर गए, है ना। आपने पेट के लिए बहुत अच्छे से मन से पढ़ा और आप फेल कर गए, तो ये अकॉर्डिंग टू डेंटोलॉजिकल जो है वो आपको जो है कहागा, अकॉर्डिंग टू डेंटोलॉजिकल जो है ये आपको जो है, सर सॉरी फॉर इंटरप्शन। सर मीटिंग 4-5 मिनट में खत्म हो जाएगी, फिर से आप हाँ लोग वही पासवर्ड आईडी डाल के फिर से एंट्री ले लीजिएगा। अच्छा ठीक। हेलो, आप सुनाई पड़ रहा है सर? हाँ सर, हेलो। प्रॉपर साउंड आ रहा है। तो अगर आपने पढ़ा और फेल कर गया, तो फेल कर गए तो क्या हो गया कि ये अकॉर्डिंग टू डेंटोलॉजिकल ये सही है, इथिकल वर्क कहलाएगा। राइट बेस्ट इथिक्स क्या है, राइट बेस्ट इथिक्स जो है जॉन रॉल्स ने दिया था। इसमें कहता है कि ह्यूमन बीइंग या इंस्टीट्यूशन परफॉर्म एन एक्शन व्हिच डू नॉट लीड टू वायलेट द राइट ऑफ अदर, जिसके कारण दूसरे के, मतलब कि आप जो कोई काम कर रहे हैं उससे लोगों के राइट को वायलेशन नहीं, उसका कोई हनन नहीं हो, तो उसको राइट बेस्ट इथिक्स कहा जाता है ना। इथिक्स इन रिसर्च, है ना, एथिक्स इन रिसर्च, ये तो हमने थ्योरी ऑफ रिसर्च, थ्योरी ऑफ इथिक्स देखा। क्या इथिक्स कैसे है, रिसर्च में इथिक्स कैसे है, तो ये आपको कैसे इथिक्स, जैसा कि हमने पहले के क्लास में भी डिस्कशन किया है, इथिक्स और लॉ जो है ये एक बहुत ही सिमिलर चीज है। इथिक्स आपको अडॉप्ट करना पड़ता है, लॉ आपको अडॉप्ट करवाया भी जा सकता है। अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो करवाया भी जा सकता है। लेकिन इथिक्स जो है वो आपके मॉरलिटी पे डिपेंड करता है, कैसा आप बिहेवियर है, आपके बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है। तो आपको ये सब चीज करवाया नहीं जाएगा, ये आपको खुद लाना होगा।
तो रिसर्च का जो रिसर्च में जो इथिक्स है वो है ऑनेस्टी इन रिपोर्टिंग डेटा, है ना। जो आप डेटा आपको मिलता है आफ्टर रिसर्च, जो आपने डेटा जनरेट किया, जो उसका रिसर्च रिजल्ट हुआ, मेथड्स हुआ, प्रोसीजर हुआ, ये सब के साथ आप किसी भी तरह से कुछ गड़बड़ी ना करें। मतलब अच्छा, सपोज दैट कि कई बार रिसर्च जो होता है वो नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया। अगर आप लोग मीन वैल्यू पढ़े होंगे तो उसमें देखोगे कि जब एनालिसिस करते हैं तो सिग्निफिकेंट नॉट सिग्निफिकेंट का प्रोसीजर आता है। तो वो जो सिग्निफिकेंट अगर नहीं आ रहा है तो लोग बढ़ाने सिग्निफिकेंट करने के लिए डेटा में मैनिपुलेशन करते हैं, तो वो नहीं करना है। वो आपको अंदर से रखना है कि नहीं, हम जो है इस एथिक्स को फॉलो करेंगे, हम डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो डेटा आएगा वही डेटा हम पब्लिश करेंगे। तो ये हुआ पहला। दूसरा, ऑब्जेक्टिविटी टू अवॉइड द बायस इन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड पीयर रिव्यू। तो जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या हुआ कि अगर ऑब्जेक्टिव पता, आपको तो पता है कि हम कितने ऑब्जेक्टिव पे फोकस कर रहे हैं, है ना। तो आपको ये पता होता है और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा रिजल्ट आएगा। अगर आप जब एनालिसिस करते हैं और आपको वैसा रिजल्ट नहीं आता है, तब आपको लगता है कि नहीं, इस डिजाइन को अगर चेंज कर दें, इसमें तो ऐसा आ सकता है क्या, और आपको आ जाता है, तो आप जो है वो डिजाइन को ही बदल रहे हैं। तो ये गलत चीज है, ऐसा नहीं करना आपको। जो भी डिजाइन आपने अपने सिनॉप्सिस में अडॉप्ट किया है, आपने मेंशन किया, उस डिजाइन के अकॉर्डिंग उस डेटा का एनालिसिस करें, तो आपको जो है ये बेनिफिट मतलब इथिकल हो कहलाएगा। अदरवाइज अगर आप डेटा को मैनिपुलेट करते हैं और उसका मतलब कुछ उसमें छेड़छाड़ करके अपने रिजल्ट को लाते हैं अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव, तो ये गलत होगा, है ना। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, इंटीग्रिटी, एक्टिंग विद सिंसियरिटी, स्टार्विंग फॉर द कंसिस्टेंसी थ्रू आउट द एक्शन। आपको जो है अपने एक्शन को जो है देखते रहना है, सही से करना है, इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करना है कोई चीज़ को, एक्सटर्नल चीज़ों को, ठीक है। केयरफुल केयरफुलनेस टू अवॉइड द केयरलेस एरर एंड निग्लिजेंसी ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट। मतलब केयरफुल रहना। सपोज दैट कि अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं एक्सेल में, आप किसी रिसर्च डेटा को टाइपिंग कर रहे हैं और उसमें पॉइंट छूट जाता है ना, तो वो उसके एक पॉइंट के वजह से आपका पूरा इंटायर रिजल्ट चेंज आ रहा है। सपोज दैट कि अगर आप कर रहे हैं और सिग्निफिकेंट नहीं आना था, वो हाईली सिग्निफिकेंट आ रहा है। तो ऐसे केस में आपको केयरफुलनेस रहना है, और अगर जितना ही आप केयरफुल रहेंगे उतना ही जो एरर है वो। फिफ्थ है ओपननेस इन शेयरिंग डेटा, रिजल्ट, आइडिया, टूल्स, रिसोर्स एंड ओपननेस टू क्रिटिसिज्म एंड न्यू आइडिया। जब आप रिसर्च करते हैं तो उसमें जो डेटा आता है, उस डेटा को आपको फाइनली डेटा जो होता है, फाइनल डेटा जो है उसको आप शेयर करते हैं। जो आइडिया आपने अडॉप्ट किया, जो टूल्स आपने यूज किया, जो आपने रिसोर्स यूज किया, उसको आपको शेयर करना चाहिए। क्योंकि आप जो रिसर्च करते हैं वो सोसाइटी के लिए रिसर्च करते हैं, तो ये सब चीज आपको अपने इथिक्स में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने यूज किया डेटा और उसको आप बता ही नहीं रहे, आपने कोई प्रोटोकॉल ऑप्टिमाइज किया, उस प्रोटोकॉल से लोगों को जो है हेल्प मिल सकता है, स्टूडेंट को, नेक्स्ट जनरेशन स्टूडेंट को हेल्प मिल सकता है। लेकिन आप वो उस प्रोटोकॉल को जब प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें 2-4 स्टेप आप उसको एलिमिनेट कर देते हैं, तो क्या होगा कि जो करने वाले लोग हैं वो ऑप्टिमाइज जब करेंगे अपने रिजल्ट को, तो वो रिजल्ट वो पा नहीं पाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आप जो भी रिजल्ट, जो भी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं एक्सपेरिमेंट को, उसको प्रॉपरली आपको शेयर करना चाहिए, ताकि दूसरा कोई उसको ऑप्टिमाइज करने में जो है वो टाइम वेस्ट ना करे, है ना। थर्ड, सिक्स्थ क्या है, यहाँ इसमें है क्रिटिसिज्म एंड, जब आप रिजल्ट प्रेजेंट करते हैं तो उसमें कई बार होता है कि आपसे जो आप आइडिया को लिए हैं उस पे लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं। कि सपोज दैट आप कोई सिंपल एक डिजाइन लिए, जैसे डॉक्टर दार सिंह ने आप सर ने आपको बताया होगा कि जो है डिजाइन जो आरबीडी सीआरडी जो भी है, तो आप डिजाइन, तो लोग आपको पूछ सकता है क्यों आप इस एक्सपेरिमेंट में सीआरडी ही क्यों लगा रहे हैं, आप आरबीडी ही क्यों लगा रहे हैं, आपको इससे क्या बेनिफिट होगा, आप दूसरा चीज ले सकते हैं। तो ये सब चीज जो है, इस तरह के क्रिटिसिज्म के लिए आपको तैयार रहना होगा, और आपको एक्सप्लेन भी करना होगा कि क्यों कर सकते हैं। तो ये सब चीज जो है, फिर आपको एक नया आइडिया भी डेवलप हो सकता है। हाँ, हो सकता है कि कई बार वो चीजें निकल के सामने आती है डिस्कशन से, जो
हाइड हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको देखना है कि क्रिटिसिज्म के लिए भी आपको रेडी रहना है। तो ये भी जो है हमारा एथिक्स में ही आता है। 6th क्या है, रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सच एज पेटेंट, कॉपीराइट्स एंड अदर फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या है, आईपीआर को आपको देखना पड़ेगा। सपोज दैट कि आप कोई बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं और है कि आप किसी चीज़ को कोई बना रहा है और लास्ट मोमेंट में वो अगर छोड़ देता है, आप उसको जान रहे हैं या उस लैब में कर रहे हैं, तो आप उसको एलिमिनेट करके अपना पेटेंट करा दिए। ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। जो आईपीआर है, बायोसेफ्टी है, ये सबको फॉलो करना है। जितने भी कार्सिनोजेनिक केमिकल्स होते हैं, उसको प्रॉपर ढंग से आपको यूज़ करना चाहिए और प्रॉपर ढंग से उसको जो है डिस्कार्ड भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बस यूँ लिए और लैब में ऐसे ही छोड़ के चले गए और उससे लोगों को हार्म हो सकता है ना? तो आपको जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और बायोसेफ्टी ये सब का ध्यान रखना पड़ेगा, कॉपीराइट्स को ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब चीज़ एथिक्स में आता है। कॉन्फिडेंशियलिटी इन कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन, पर्सनल रिकॉर्ड एंड प्राइवेसी इशू, ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि किसी का कम्युनिकेशन जो है, जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ है उसको आप ना ले लें या ना ही आप कॉन्फिडेंशियल चीज़ को शेयर कर दें। ये चीज़ अभी आपको देखना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिकेशन विद एन एम टू सर्व द सोसाइटी, अवॉइडिंग द वेस्टफुल एंड डुप्लीकेट पब्लिकेशन। तो आपको ये भी देखना है कि पब्लिकेशन जो कर रहे हैं आप, है ना? वो सोसाइटी को कितना बेनिफिट हो। ऐसा नहीं कि किसी ने सपोज़ दैट डीएनए आइसोलेशन का प्रोटोकॉल बनाया, आप भी फिर से सेम मटेरियल्स और मेथड्स को लेके आप फिर से डीएनए आइसोलेशन का वही प्रोटोकॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उससे सोसाइटी को कोई कुछ तो यूनिक होना चाहिए, चाहे वो सिंगल पॉइंट ही क्यों ना हो, है ना? चाहे अगर आप कहीं पे अगर सपोज दैट फिनॉल यूज़ कर रहा है, कोई फिनॉल इसको यूज़ नहीं कर रहा है, तो ये सब चीज़ को एक-एक पॉइंट मतलब कुछ यूनिक होना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट को लगे या फिर जो सोसाइटी को लगे कि नहीं ये यूनिक चीज़ है, इसको अगर हम बायपास करते हैं तो ये रिजल्ट मुझे मिलता है। तो वो चीज़ देखने की। रिस्पॉन्सिबल मेंटोरिंग इन टर्म ऑफ गाइडिंग रिसर्च स्टूडेंट। जो इथिक्स है रिसर्च में, वो ये भी बताता है कि जो हमारा स्टूडेंट है उसको प्रॉपर गाइड करें, है ना? ये एक टीचर का एथिक्स होता है। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट ठीक है ज़्यादा सवाल कर रहा है तो उसका थीसिस 6 महीना के लिए लेट कर दिया या फिर कुछ उसको बता नहीं रहे हैं, दोहरा रहे हैं डेली कि आ रहा है, हाँ ठीक है जी कल आना परसों आना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारा एथिक्स होना चाहिए, हमारे अंदर का मॉरलिटी होना चाहिए कि जो है कि हम उसको प्रॉपर गाइड करें, उसको पूरा प्रॉपर सिखाएँ कि कैसे किया जाता है, रिसर्च कैसे किया जाता है। क्योंकि जो होते हैं, आप जो होते हैं, आप उसके मेंटर होते हैं, आप उसके गाइड होते हैं, सुपरवाइज़र होते हैं, ये चीज़ होती है। रिस्पेक्ट फॉर ऑल चैलेंजेस ट्रांसलेटेड एक्सटेंडिंग फेयर ट्रीटमेंट और टू द कलीग्स। इसमें ये भी रिसर्च एथिक्स में आपको ये भी देखना होता है कि जो आपके पार्टनर होते हैं, है ना? उसका भी आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई पार्टनर अगर आपसे कम जानता है तो आप उसका क्रिटिसाइज़ करें, ये नहीं करें। ये आपसे ठीक है, किसी का रिसर्च अगर वीक है तो किसी का थ्योरी स्ट्रॉन्ग होता है। ये जनरली देखा जाता है, जो एकेडमिशियन होते हैं, उनका थ्योरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और जो रिसर्चर होते हैं कई बार उनका थ्योरी थोड़ा-सा कम होता है उनसे। तो चूँकि तो ये चीज़ है, तो एक-दूसरे का रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स टू सर्व द सोसाइटी एंड डिफरेंट स्टेकहोल्डर। जो सोशल रिस्पॉन्स है, आपके अगर आपने कुछ ऐसा सपोज़ दैट अभी जैसे ये कोविड-19 को लेके कई लोग किट बनाए हुए हैं। तो जो है अगर आपको पता है, आप उस किट को बनाते हैं, तो आप उसको शेयर करते हैं, तो लोग और भी जो जो कम टेक्नीशियन हैं, वो भी सीख सकते हैं। तो ये सब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि आपके रिसर्च से लोगों को कितना बेनिफिट हो सकता है, सोशल को कितना बेनिफिट हो सकता है। Non-discrimination against the colleagues or a student to the basis of sex, race, or factors that are not related to the scientific competence and integrity। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, चाहे वो जो है मेल फीमेल के बेसिस पे नहीं करना है, कास्ट के बेसिस पे नहीं करना है। आपको जो भी स्टूडेंट मिला है, आपके लिए वो सिर्फ रिसर्च स्कॉलर है ना? आप उसको पूरा हेल्प करें, आप उसको ईच एंड एवरीथिंग बताएँ कि कैसे रिसर्च किया जाता है, क्या प्रोसीजर होता है, कितने दिन आपको पेपर कलेक्ट करना है, कब
आपको सिनॉप्सिस देना है, कब आपका एक्सपेरिमेंटल लगेगा, कब क्या आपका एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होगा, कब आपको डेटा एनालिसिस करना है, इससे रिलेटेड कौन सा सॉफ्टवेयर आपको सीखना चाहिए, कैसे एनालिसिस होगा, क्या इसका एक्सपेक्टेड आउटकम हो सकता है। इन सारी चीज़ों को आपको जो है ना, सिखाना चाहिए। इसमें कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए कि नहीं ठीक है हम ये सॉफ्टवेयर जानते हैं, अब आपको सिखाएंगे नहीं, ठीक है तुम दो हम करके दे देंगे, ऐसा भी होता है। लेकिन ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, है ना। Enhance the competence for the own professional advancement or lifelong learning, taking steps to promote the competence in science as whole। मतलब आप में ये चीज होना चाहिए, हमेशा सीखें और सिखाएं, इसकी भावना हमेशा रहनी चाहिए। ये हमें जो है मॉरलिटी, मेरा मॉरलिटी ये सिखाता है, एथिक्स हमें ये कहता है कि आप हम हमेशा साइंस में सीखें और सिखाएं, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। Ensuring the legality of the whole process by obeying the relevant laws, that is institutional or government policy। तो इसको भी आपको फॉलो करना है कि सपोज जैसे कि कई बार जो जैसे कि ट्रांसजेनिक बनाना इंडिया में जो है अलाउ नहीं है ना। तो आपके गवर्नमेंट लॉ को भी फॉलो करना है। हाँ, दूसरे सोसाइटी में है, दूसरी जगह है, दूसरे कंट्री में है, तो ऐसा नहीं कि दूसरे कंट्री में है तो हम अपने कंट्री में, हमारे गवर्नमेंट ने हमें क्या इजाज़त दे रखी है, क्या दे रही है, इस चीज़ पे आपको फोकस करना है ना। तो ये भी एथिक्स हमें बताती है कि हम अपने गवर्नमेंट और हम अपने लॉ का जो है रिस्पेक्ट करें, हम अपने पॉलिसी का रिस्पेक्ट करें। एंड लास्ट है एनिमल केयर थ्रू प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल। कई बार क्या होता है कि हमारे एक्सपेरिमेंट में कई एनिमल का इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे रैबिट हो गया, रेट हो गया, इन सब गॉट हो गया, इन सब का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जस्ट ये रैबिट है इसमें किए जा रहे हैं, नहीं, उसके लिए भी लॉ बना है, आप उस लॉ को पढ़िए और उस लॉ को फॉलो करिए उसे। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है एथिक्स इन रिसर्च में। ना बेनिफिट क्या है, मतलब ये सब तो थ्योरी था, जो बताए वो होना चाहिए, लेकिन इससे क्या बेनिफिट है? इससे बेनिफिट क्या है कि प्रमोटिंग द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। आपका जो ऑब्जेक्टिव है आप उस पे फोकस करते हो, आप यस या नो करते हो। ऐसा नहीं है सपोज दैट कि कोई आपने पेपर लिखा और आपको के 10 फ्रेंड है, नहीं मेरा भी नाम डाल दो, मेरा भी, आप 10 नाम नहीं डाल सकते, ये इथिकल रिसर्च रियली में आपके कौन से फ्रेंड ने कंट्रीब्यूट किया, वो आपके थीसिस राइटिंग। हेलो, सुन रहे हैं सर? हेलो, हेलो। हाँ हाँ सर, आवाज आ रही है, बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट हुआ था, लेकिन प्रॉपर आ रही है। अच्छा, ठीक है। इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग द एम। तो इससे क्या होता है कि आप जो है सबका नाम नहीं डाल सकते हैं, रियली में जो कंट्रीब्यूट करते हैं आपके रिसर्च में आप उसका नाम डाल सकते हैं, सबका नाम नहीं डाल सकते हैं। ये इथिकल नहीं होता है कि आप सबका नाम डाल दीजिए, चाहे वो आपका रिलेटिव ही क्यों ना हो। ठीक है। इट प्रमोट्स द वैल्यू दैट इसेंशियल to collaborative work and collaboration such as trust, accountability, mutual respect and fairness। ये क्या होता है कि अगर आप, दूसरा क्या होता है कि अगर आप इथिक्स के साथ रिसर्च करते हैं तो लोग समझते हैं कि नहीं ये जो है सही साइंटिस्ट हैं, ये जो चीज़ करते हैं उसमें मैनिपुलेशन नहीं करते हैं। तो जो अब जब आपका कोलैबोरेशन होता है तो एक अच्छा इमेज बन के आता है कि नहीं ये एक अच्छा साइंटिस्ट है और ये सिखाते भी हैं। तो आपके इथिक्स के कारण आपका इमेज भी बनता है और आप एक्सप्लेनेबल भी होते हैं कि अगर कोई चीज़ को करते हैं क्यों करते हैं, क्योंकि रिसर्च में हमेशा व्हाट व्हाई लगा रहता है। तो आपको रहता है और आपका रिस्पेक्ट भी बढ़ता है और आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता, बायसनेस करने की ज़रूरत नहीं। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट होल्ड्स द रिसर्चर अकाउंटेबल टू द पब्लिक एंड सोसाइटी। और एज ए रिसर्चर आपको हमेशा आपको पब्लिक और सोसाइटी पहुंच सकती है कि आपने इतना पैसा जो खर्च किया वो आपको आपने किस बेसिस पे किया और क्या इससे सोसाइटी को बेनिफिट मिला, ये चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है, ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। तो ये सारा चीज़ जब आप करते हैं तब आपको जो है इथिक्स जब फॉलो करते हैं तब आपका ये सब चीज़ आपको अपने अंदर में आता है। क्योंकि इथिक्स जैसा कि हमने पहले भी बोला है, इथिक्स और लॉ क्या है, वो जो है इथिक्स खुद एडॉप्ट करना होता है, लॉ करवाया जाता है। तो आपको खुद में लाना है और ये एक दिन रिफ्लेक्ट होता है। और इट हेल्प्स, लास्ट पॉइंट क्या है, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग पब्लिक सपोर्ट फॉर रिसर्च,
which in turn can help in getting the participant to take part in the research meeting. तो ऐसे में क्या होते हैं, आपको जो है फंडिंग एजेंसी जो है आपके पब्लिकेशन और आपके बिहेव से और आपके सॉरी आपके पॉलिसी को देख के फंडिंग ऐसी एजेंसी जो होते हैं वो काफ़ी खुश होते हैं और वो फंड करना चाहते हैं। कई बार जब आपका बहुत अच्छा रिसर्च पब्लिकेशन रहता है तो आपको खुद ही फंडिंग एजेंसी बोलेगा कि हमारा ये प्रोजेक्ट है, आप इसमें अपना एक प्रोजेक्ट प्रपोजल दीजिए और मैं आपको फंड करना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। तो ये बेनिफिट है हमारा एथिक्स इन रिसर्च स्टडी का। तो मेथोडोलॉजिकल मैंने बताया था ये प्रोसेस पे फोकस करता है, जो प्रोसेस है उस पे फोकस करता है। आपका प्रोसेस सही होना चाहिए, रिजल्ट पे फोकस नहीं करता है। कि जैसा मैंने बताया कि बहुत अच्छा रिसर्च करते हैं बट आपका रिजल्ट सही नहीं आ रहा, समझ रहे जी? हेलो, डेंटोलॉजिकल जो है वो प्रोसेस पे फोकस करता है, प्रोसेस अच्छा होना चाहिए, प्रोसेस सही होना चाहिए, है ना? उसको रिजल्ट से रिजल्ट पे डिपेंड नहीं करता कि अगर आपका प्रोसेस रिजल्ट कोई रिसर्च किया और उसका जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है वो सही है तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव नेगेटिव आए उससे मैटर नहीं करता, ठीक है? यही है डेंटोलॉजी। Is the main difference between teleological and deontological? Please consider again. तो देखिए मैंने बताया डेंटोलॉजिकल तो अभी मैंने बताया है ना, Yes, sir. वो प्रोसेस को अडॉप्ट करता है, प्रोसेस आपका ऐसा होना चाहिए। रिजल्ट ऊपर जो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आ गया तो कोई बात नहीं, पॉजिटिव आया तो अच्छी बात। तो उसको प्रोसेस से मतलब, बट टेलोलॉजिकल क्या है, इसको प्रोसेस से मतलब आपका रिजल्ट सही आना ही आना चाहिए। अगर आपने सपोज दैट मैंने बताया था एग्जाम के एग्जाम्पल की, अगर आप पैट का एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी और फेल हो गए तो क्या है कि वो इथिकल नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसका एंड प्रोडक्ट क्या था, इस एग्जाम के प्रिपरेशन का एंड क्या था, बेनिफिट वैल्यू क्या था, वो वैल्यू था आपको एग्जाम क्वालिफाइड करना और आप क्वालिफाइड नहीं हो रहा। सर बेनिफिट ऑफ रिसर्च इन रिसर्च इथिक्स में जो फर्स्ट लाइन था वो क्या था, एक से ज्यादा नाम नहीं होना चाहिए। तो ये बेनिफिट है कि अगर आप इथिक्स को फॉलो करते हैं तो ज़्यादा आपको डेविएशन नहीं होगा, है ना? आपको किसी ने कह दिया, ठीक, आपके फ्रेंड ने कह दिया कि नहीं ये जो है देखो रिजल्ट जो है ये सही नहीं आ रहा है, आपको इसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो आप क्या है अकॉर्डिंग टू फ्रेंड मूव कर जाते हैं या अगर आपने ये एथिक्स को अडॉप्ट कर लिया कि नहीं हमको किसी भी तरह का मैनिपुलेशन नहीं करना है, तो आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो फॉलो होगा, है ना? आपको जो रिजल्ट आया वो आप उसको प्रेजेंट करोगे, है ना? अदरवाइज आप दूसरे के चक्कर में रहोगे तो क्या होगा कि आप रिजल्ट को मैनिपुलेट करोगे, कभी वो बोलेगा नहीं ये सिग्निफिकेंट होना चाहिए, ये जो है ये हाईली सिग्निफिकेंट होना चाहिए, कोई कह देगा नहीं ये नॉन सिग्निफिकेंट होना चाहिए। तो आप जो है रेंडमाइज हो जाओगे, है ना? बट लेकिन आपके मन में है कि नहीं हम डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं करेंगे। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है आप ऑब्जेक्टिव देखो कि अगर कर रहा है तो हाँ इस प्रोसेस को ये ऑब्जेक्टिव फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है तो एक रिजल्ट ये भी है कि ये प्रोसेस जो है इस ऑब्जेक्टिव को फॉलो करने के लिए सही नहीं है, ठीक है ना? ओके सर, ये भी ओके सर, नेगेटिव थैंक भी जो है एक रिजल्ट होता है। ओके सर, दैट्स क्लियर। इसलिए रिसर्च में ये नहीं कभी सोचना है कि ये हमारा रिजल्ट आया नहीं आया, बस आपको जो है प्रोसेस वो सही अडॉप्ट करना है, वो सही है। ओके ठीक है सर, पंकज सर, हाँ बोलिए मैडम। अगर मेरा भी एक क्वेश्चन है। अगर ऐसा हो कि अभी आपने बताया कि प्रपोजल में हमें जैसे मेथड्स देने हैं कि आपको हाँ अपने रिसर्च कैरी करने के लिए वही मेथोडोलॉजी लेना है और आगे जाके हमें लगा कि इससे ज्यादा अप्रोप्रिएट वे ये हो सकता है, तो हम अगर चेंज करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है? हाँ ये देखिए आप जैसे कि सपोज दैट आप आपका जो भी रिसर्च है आप उसमें आयरन एस्टिमेशन लेते हैं, जैसे कि आपको बायोफोर्टिफिकेशन पे काम है आपका, तो आप जैसे आयरन एस्टिमेशन आप लिखिए, आयरन एस्टिमेशन करेंगे आप प्रॉपर किसी का अगर रेफरेंस देते हैं कि आई विल एस्टिमेट द आयरन एस्टिमेशन केजरडाल मेथड और भी मेथड्स होते हैं उसको तब आपको होगा। आप ऐसा आप देखिए
शब्द क्या है ना कि सिनॉप्सिस क्या है, वो एक प्रपोजल है, आप उसमें अडॉप्ट नहीं कर रहे, लेकिन थीसिस में आप जिस मेथड से करें उस मेथड को रेफरेंस में डालें, हमने इस मेथड से किया और प्रॉपर वो स्टेप्स डालें जो प्रोटोकॉल आप स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं।